दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हिस्ट्री के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। तो पिछले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, यानी पार्ट 1 में नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम लोगों ने देखा था एक 11 ईयर का ओल्ड बॉय जो हेलमट था और उसके पिता की कहानी, नाजिज्म के बारे में हम लोगों ने जाना था, हिटलर के बारे में जाना था, गोबेल्स के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ था जर्मनी पे, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जर्मनी में वेमियर रिपब्लिक का शुरुआत हुआ, कैसे पावरफुल एम्पायर जर्मनी जो था वो 20th सेंचुरी में बना था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उस वार का क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ, यानी जर्मनी को कंपनसेशन पे करना पड़ रहा था, हर्जाना पे करना पड़ रहा था बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको, और वेमियर रिपब्लिक का फॉर्मेशन करना पड़ा था, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली भी, और जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया था। और अमेरिका जब उसका सपोर्ट करने आया जर्मनी का तो वहाँ भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई और एक ईयर ऑफ डिप्रेशन चला। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर का राइज हुआ, यानी हिटलर के पावर का राइज हुआ, वो आज हम लोग देखेंगे। तो जब कंट्री में क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और सोसाइटी जो था, सोसाइटी के तौर पे भी क्राइसिस आया, तो जिसके कारण हिटलर का पावर का राइज हुआ, मतलब हिटलर की शक्तियों में बढ़ोतरी आई। हिटलर जो था उसका जन्म 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर अपना युवा बिल्कुल गरीबी में बिताया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ा तो हिटलर आर्मी में अपने आप को इनरोल किया था, और आर्मी में उसका एक्ट क्या था, तो एज अ मैसेंजर, यानी वो संदेश वाहक था, जो वो चिट्ठियाँ पहुँचाता था, आर्मी के जो लोग थे उनको चिट्ठी पहुंचाता था। और जल्द ही वो क्या हुआ कि एक छोटा सा अधिकारी बन गया उस आर्मी में, और बहुत सारे बहादुरी के मेडल्स प्राप्त किए। जर्मन उस युद्ध में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी वो हार गया, जिसके कारण वो बहुत ही डर गया था, हिटलर डर गया था। और जब वर्साइल ट्रीटी हुआ, यानी वर्साइल का जो फैसला लिया गया, वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, वो बहुत ज़्यादा इसके कारण फ्यूरियस हो गया, गुस्सा हो गया। और 1919 में उसने एक छोटे से ग्रुप जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया, और उसमें वो हमेशा शामिल होता था। और उस ऑर्गेनाइजेशन को उसने नाम बदल करके क्या रख दिया, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी, यानी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो जर्मन वर्कर्स पार्टी था उसका नाम बदल करके रख दिया। और यही पार्टी बाद में चल करके नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा, जो कि हिटलर का पार्टी था। और अब 1923 में, यानी 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो क्या करे कि बावेरिया जो वहीं पे जर्मनी में जगह है उस पर कंट्रोल कर ले। और इस कारण से वो मार्च करते हुए बर्लिन तक गया, और सोचा कि बर्लिन तक जाने के बाद जो सत्ता है उसको कैप्चर कर ले, मतलब अपने अंतर में वो कर लेगा। लेकिन इसमें वो फेल हो गया और अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? तो वो देशद्रोह का कार्य कर रहा था, इस कारण से उसे अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उसे जेल वहाँ से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। नाजी जो था वो पूरी तरीके से पॉपुलर नहीं हो पाया था। कब तक? तो 1930 के शुरुआत तक वो पॉपुलर नहीं हो पाया था, उसे ज़्यादा सपोर्ट लोगों का नहीं मिला था। तो हुआ क्या कि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, यानी आर्थिक रूप से देश में बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, तो अब नाजी ने बहुत अधिक स्तर पर, यानी मास मूवमेंट का शुरुआत किया। जैसा हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ था कि 1929 के बाद में जितने भी बैंक्स थे जर्मनी में वो कोलैप्स्ड हो गए थे, सभी बर्बाद हो गए थे, बिजनेसेस जो थी वो बंद हो रही थी, वर्कर्स जितने भी थे वो अपना नौकरी मतलब खो रहे थे, उनका नौकरी छूट रहा था। और मिडिल क्लास के पास भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही सिचुएशन आ गया था, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इस सिचुएशन में नाजी का जो प्रोपागेंडा था उसका क्या उद्देश्य था कि वो लोगों के अंदर ऐसा आशा जगाए कि लोगों को लगे कि नाजी जो है उनके लिए बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी जो नाजी पार्टी है वो उनको अच्छा भविष्य दे सकता है। इस कारण
1928 में नाजी पार्टी लगभग वहाँ का जो रिचस्टैग जो पार्लियामेंट है, जर्मन पार्लियामेंट, उसमें 1928 में उसे केवल 2.6% वोट ही मिल पाया था। मतलब उससे भी कम, मतलब 2.6% से भी ज़्यादा वोट उसे नहीं मिला था। जबकि केवल 4 साल बाद यानी 1932 में वो जर्मनी की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, सामने आई और उसे 37% वोट उसी रिचस्टैग यानी जर्मन पार्लियामेंट में उसे प्राप्त हुए। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हिटलर का सपोर्ट कर रहे हैं, उसे ग्रीट कर रहे हैं जब उसका जो पार्टी था वो न्यूरम्बर्ग 1938 में जब वो जीती थी उस टाइम। और यहाँ देख सकते हैं कि जब हिटलर का जो भाषण है उसमें कितने लोग शामिल होने आए हैं, जो रैली है उसमें। अब हिटलर जो था वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, बहुत ही शक्तिशाली वक्ता था। उसका पैशन था, उस पैशन और उसके वर्ड्स जो थे वो लोगों को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेकर के चले जाते थे, यानी अपनी ओर वो लोगों को मोड़ लेता था। वो प्रॉमिस किया लोगों को कि वो क्या करेगा कि जर्मनी को एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बनाएगा और जो भी उनके खिलाफ मतलब अन्याय हो रहे हैं वर्साइल ट्रीटी के कारण, यानी वर्साइलीज का जो फैसला है उसके कारण, उसको वो ख़त्म करेगा और जर्मनी के जो लोगों का जो मान सम्मान है उसको फिर से उन लोगों को वो लौटाएगा। हिटलर ऐसा कह रहा था अपने भाषण में। उसने प्रॉमिस किया लोगों से, वादा किया कि वो रोजगार देगा उन लोगों को जो कि काम करना चाहते हैं या फिर काम की तलाश में है, उनको रोजगार देगा और जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, सभी का भविष्य को वो सुनिश्चित करेगा, सिक्योर करेगा। उसने प्रॉमिस किया कि जो भी विदेशी जो आधिपत्य है यहाँ, उसको वो यहाँ से उखाड़ फेंकेगा और जितने भी फॉरेन कंस्पिरेसीज हैं जो कि जर्मनी के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं उन सब को वो रोक देगा जब वो सत्ता में आएगा, जब वो पावर में आएगा। हिटलर ने एक नए स्टाइल का पॉलिटिक्स का शुरुआत किया। वो जानता था, समझता था कि क्या है, मतलब लोगों का मास मोबिलाइजेशन का क्या महत्व है, वो उस चीज़ को समझता था कि जब अधिक से अधिक लोग जब एक जगह एकत्रित होंगे तो उसका क्या महत्व है, वो इस चीज़ को समझता था। इस कारण से नाजी ने किया क्या कि बहुत ही बड़ी बड़ी रैलियाँ की ताकि जो भी लोग हैं जो कि उसके विपक्ष में हैं वो इस चीज़ को देखें, समझें। और पब्लिक मीटिंग्स भी, बहुत बड़े पब्लिक मीटिंग्स भी किया गया जिसमें कि हिटलर का सपोर्ट किया जाता था। और ये एक चीज़ और क्या दिखाता था तो वहाँ के लोगों का यूनिटी, यानी कि वो लोग जो हैं वो एकत्रित हैं, उस चीज़ को दिखाता था जब ये बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थी, पब्लिक मीटिंग होते थे। और उसके हिटलर के सपोर्ट में लोग करते क्या थे कि जब उसका स्पीच जो है वो समाप्त होता था तो लाल बैनर दिखाते थे जिसमें स्वास्तिक बना हुआ रहता था, वो दिखाते थे हिटलर के सपोर्ट में। और नाजी का एक स्पेशल तरीके का सैल्यूट था, वो सैल्यूट करते थे और बहुत ही ज़्यादा तालियां बजाते थे उसके भाषण के बाद। ये सब दिखा रहा था उसके पावर को, यानी कि किस तरीके से जो हिटलर है उसका शक्ति बढ़ते जा रहा था। अब नाजी का जो प्रोपागेंडा था वो क्या था कि स्किलफुल था, यानी कि गुण कौशल से भरा हुआ था, वो पहले से ही बना लिया था। तो इस कारण हिटलर को क्या दिखाया जाता था, नाजी क्या दिखाते थे हिटलर को कि वो लोगों का मसीहा है। हिटलर जो है वो लोगों का मसीहा है, वो उनको बचाने आया है और वो करेगा क्या, और लोग भी ऐसा समझने लगे थे कि वो करेगा क्या कि उनके डिस्ट्रेस यानी जो भी तनाव हैं, लोगों के दुख दर्द हैं, उसको वो ख़त्म कर देगा, वो उसे खत्म करने आया है, ऐसा हिटलर को लोगों के सामने पेश किया जाता था। और ये जो इमेज था, मतलब इसने नाजी पार्टी ने और हिटलर ने एक ऐसा इमेज लोगों के दिमाग में बना दिया था कि जो कि लोग सोचते थे, जो इमेजिन करते थे, जो कल्पना करते थे, वो चीज़ लोगों के दिमाग में हिटलर ने बना दिया था। मतलब उनको आशा दे दिया था कि वहाँ के जो लोग हैं, लोगों का सोच था कि उनका आत्मसम्मान फिर से
काबिज हो, मतलब फिर से बहाल हो उनका आत्मसम्मान, और लोगों का जो गर्व है वो अपने कंट्री को लेकर के हो, जो कि क्या था कि ख़त्म हो चुका था। लोगों का जो गर्व था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वहाँ दूसरे जो पार्टी थे, ऐसे तो कहने के लिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, वेमियर रिपब्लिक जब वहाँ बना तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, लेकिन हुआ क्या कि इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। इस कारण से लोग जो थे खुद को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जो लोग थे अब बिल्कुल कैसे जी रहे थे, तो एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था कि आर्थिक और राजनीतिक क्राइसिस आ गया था, एक तरीके से कहा जाए कि भूचाल आ गया था। तो इस सब से हिटलर ने लोगों को बोला कि इन सब जितने भी समस्याएं हैं उन सब से मैं आपको निकालूंगा, मैं आपको उबारूंगा। तो अब किस तरीके से वहाँ का जो डेमोक्रेसी था यानी वेमियर रिपब्लिक वो डिस्ट्रक्ट होता है, यानी वो समाप्त होता है किस तरीके से, सो हम देखेंगे कि जर्मनी का जो डेमोक्रेसी है वो कैसे समाप्त होता है। तो हुआ क्या कि 30 जनवरी 1933 को वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस समय हिंडेनबर्ग ने क्या किया कि हिटलर को चांसलरशिप का पद ऑफर किया। चांसलरशिप का जो पद था वो वहाँ के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का हाईएस्ट पोजीशन था। जैसे अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है वही चांसलरशिप का पोस्ट था, वो हिटलर को प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग के द्वारा। अब हुआ क्या कि हिटलर का प्रवेश हुआ। अब हिटलर तो चाहता था कि ये जो वेमियर रिपब्लिक है उसे वो ख़त्म कर दे ताकि लोगों का जो समस्या है वो दूर हो जाए। अब जो नाजी जो थे यानी कि हिटलर की जो पार्टी थी, अब वो क्या करने लगी, तो मैनेज करने लगी सारी रैलियों को, जो कि कंजर्वेटिव्स का रैली था। कंजर्वेटिव्स वैसे लोग होते हैं जो कि बदलाव नहीं चाहते, यानी जो डेमोक्रेसी को नहीं चाहते थे, जो डिक्टेटरशिप को चाहते थे, वो यानी कि वो अब उनके रैलियों को समर्थन मैनेज करना शुरू कर दिया नाजी। अब इसके कारण हुआ क्या कि जैसे ही वो सत्ता में आया तो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक रूल स्ट्रक्चर को वो ख़त्म करना चालू कर दिया। कौन? तो हिटलर ने। और एक रहस्यमयी आग जो था वो जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में रहस्यमयी आग फैलना शुरू हो गया, जिसका कि किसी लोगों को ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो ये कब से शुरू हो गया था? तो फरवरी 1933 से होना शुरू हो गया। और ये जो फायर था वो कब फैल गया? तो 28 फरवरी 1933 को ये पूरे तरीके से फैल गया। यानी कि जो हिटलर था वो अपने अंतर्गत मतलब अपने अंदर में पूरे कंट्री का शासन ले लिया और उसी समय उसने सस्पेंड कर दिया। क्या चीज़ बंद कर दिया? तो सिविक राइट्स यानी लोगों का जो अधिकार था, बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस के स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी सभा करने का स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब को उसने लोगों से छीन लिया। जो कि वहाँ का वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन, वेमियर जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने लोगों को दे रखा था, गारंटी कर रखा था। वो सारा चीज़ 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने उनसे छीन लिया। और उसके बाद होता क्या है कि अब वो अपने जो इनेमीज थे, जो दुश्मन थे, उसके शत्रु थे, उसकी ओर मुड़ता है, कम्युनिस्ट की ओर मुड़ता है। और वो जितने भी कम्युनिस्ट वगैरह थे वो जल्दी जल्दी अपने सामान पैक करके और कंसंट्रेशन कैंप में चले गए। कंसंट्रेशन कैंप ऐसा कैंप होता है जो कि कटीली तारों से घिरा हुआ रहता है और वहाँ पे तारों में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। तो कंसंट्रेशन कैंप में वो लोग चले गए और कम्युनिस्ट जो थे इस कारण बहुत ज़्यादा रिप्रेस हुए, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया। और जितने लोग मतलब डुसेल्डॉर्फ एक जगह है वहाँ का, मतलब एक छोटा सा शहर है जर्मनी का, वहाँ 6808 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब वहाँ जो रहते थे उनमें से 6808 लोगों को गिरफ्तार किया। और वहाँ रहने वाले जो लोग थे उनका पॉपुलेशन था 500,000, यानी कि
आधा लाख जनसंख्या थी, 50,000 कह सकते हैं, और जिसमें से 1440 लोग केवल कम्युनिस्ट ही थे, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे हिटलर के सत्ता में आने से। और वो लोग जो थे अब उन 52 तरीके के जो शिकार थे, जो नाजीज के शिकार थे, नाजी जो पार्टी थी वो लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रही थी, उन 52 विक्टिम में से 52 जो शिकार थे उनमें से एक थे ये कम्युनिस्ट ही। कम्युनिस्ट उनमें से एक थे जो कि जर्मन जो नाजी पार्टी थी उसके शिकार बने थे। अब हुआ क्या कि फरवरी तो समाप्त हो गया, अब 3 मार्च 1933 को फेमस वहाँ का जो प्रसिद्ध इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। और ये एक्ट क्या किया कि ये एक्ट प्रोवाइड कराया, एस्टेब्लिश हुआ वहाँ पे जर्मनी में अब डिक्टेटरशिप। फिर से वहाँ डिक्टेटरशिप आ गया, यानी कि सत्ता में फिर से अब काबिज हो गया। कौन कौन आ गया सत्ता में? तो हिटलर आ गया। और डिक्टेटरशिप में होता क्या है कि सारे पावर जो होते हैं वो एक इंसान के हाथ में होते हैं, और हिटलर को सारा शक्ति मिल गया। जो पार्लियामेंट था उसको साइड कर लिया गया और वो वहाँ डिग्री से रूल करना शुरू कर दिया, मतलब शासन करना शुरू कर दिया। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियंस जो थी, सबको बैन कर दिया गया। सिर्फ छोड़ा किसको गया? तो केवल नाजी पार्टी अब वहाँ रहेगी, यानी हिटलर के पार्टी, और उससे संबंधित जो भी व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो सारे ही अब वहाँ रहेंगे। बाकी सब जो हैं वो बैन हो गए। और जो वहाँ का जो राज्य था जर्मनी का, वो पूरी तरीके से किस के कंट्रोल में आ गया? तो हिटलर के। और वो वहाँ का आर्थिक रूप से मीडिया, आर्मी और जो भी न्यायिक प्रणाली है सब पर अपना कंट्रोल कर लिया, पूरी तरीके से सब पर अपना कब्जा कर लिया। यानी कि हिटलर के बिना आज्ञा के कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब स्पेशल सर्विलेंस होने लगा, सिक्योरिटी फोर्स बनाए गए, नए नए सिक्योरिटी फोर्स बनाए गए, जो कि क्या करता? तो वो कंट्रोल करता और ऑर्डर करता सोसाइटी पे, जो भी वहाँ के समाज थे उसको कंट्रोल करता और ऑर्डर करता नए सिक्योरिटी फोर्स, जैसा नाजी चाहते थे। यानी नाजी के चाहत के अनुसार ये सिक्योरिटी फोर्स लोगों पर कंट्रोल करता। और वहाँ का जो रेगुलर पुलिस था, जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता था, उसके अलावा उसने किया क्या कि बहुत सारे फोर्सेज का गठन किया। किसने? तो हिटलर ने बहुत सारे फोर्सेज का गठन किया, जिसमें एक फोर्स था SA यानी स्टॉर्म ट्रॉपर्स। और स्टॉर्म ट्रॉपर्स में आने वाले कौन कौन से फोर्स थे? तो गैस्टापो यानी सीक्रेट स्टेट पुलिस उसका नाम था। उसके बाद SS था यानी द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स। उसके बाद क्रिमिनल पुलिस थी और सिक्योरिटी सर्विस यानी SD। इतने सारे पुलिसों का उसने गठन किया। और ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसने, यानी असंवैधानिक जो अधिक संवैधानिक पावर उसने ले रखा था, तो इसके कारण वो इन सारे फोर्सेस का गठन कर पाया। और नाजी अपना जो रेपुटेशन था उस देश में वो बढ़ाने लगा। और ये इसको अगर कहा जाए कि नाजी का जो पावर था वो सबसे भयानक, सबसे डरावना क्रिमिनल स्टेट था। यानी जर्मनी को अब सबसे डरावना स्टेट कहा जाने लगा, मतलब सबसे डरावना क्या? तो देश कहा जाने लगा। अब जो लोग थे वो तो किसको, लोगों को अब टॉर्चर किया जा रहा था, मतलब उनको गैस्टापो यानी गैस्टापो के हवालात में टॉर्चर किया जाता था, उनको घेर लिया जाता था और लोगों को भेज दिया जाता था कंसंट्रेशन कैंप में। मतलब उनके इच्छा से भी या फिर बिना इच्छा से भी, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। अब पुलिस फोर्स के पास इतना शक्ति हो गया था कि वो किसी को क्षमा भी कर सकते थे, मतलब उनके पास इतना पावर आ गया था। अब फिर से रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, यानी कि जर्मनी का फिर से रिकंस्ट्रक्शन। तो हिटलर ने क्या किया था कि जिम्मेदारी ली थी कि वो देश का यानी जर्मनी का इकोनॉमिक रिकवरी करेगा, यानी आर्थिक रूप से उसमें सुधार करेगा।
और इसके कारण उसने किया क्या कि एक वहाँ के अर्थशास्त्री थे हजलमार साचत, जिनका उद्देश्य क्या था कि फुल प्रोडक्शन यानी पूरी तरीके से प्रोडक्शन हो और लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, मतलब पूरी तरीके से रोजगार मिले। किसके बेसिस पे, मतलब कौन ये सब प्रोवाइड कराएगा, तो स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी कि राज्य जो है मतलब जो देश है वो फंड प्रोवाइड कराएगा और काम क्रिएट करेगा लोगों के लिए। और ये प्रोजेक्ट जो था उसी के कारण क्या हुआ, तो वहाँ प्रोड्यूस हुआ फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध जर्मन सुपर हाईवे, यानी जर्मन का सुपर राजमार्ग बना था। और लोगों का कार जिसका नाम वोल्क्सवैगन, आज भी हम लोग जानते हैं वोल्क्सवैगन, वो हिटलर के समय ही बना था और इसको कहा गया था लोगों का कार। जैसा यहाँ देख सकते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट में दिखा रहा है कि पोस्टर अनाउंस कर रहा है योर वोल्क्सवैगन, यानी ऐसा पोस्टर ये सजेस्ट कर रहा है कि अब जो लोग हैं, साधारण वर्कर भी हैं, अब उनका भी सपना जो है कार का वो पूरा हो जाएगा। अब फॉरेन पॉलिसीज देखते हैं। इस तरीके से तो उसने रोजगार प्रोवाइड कराया। अब फॉरेन पॉलिसी हिटलर का क्या था कि वो बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त कर रहा था। इस कारण उसने किया क्या कि लीग ऑफ नेशन 1933 में लीग ऑफ नेशन से खींच लिया और रेनलैंड जिस पर कि दूसरे देश ने कब्जा कर रखा था उस पर फिर से अपना कब्जा जमाया, जो कि जर्मनी का ही एक पार्ट था। कब, तो 1936 में। और ऑस्ट्रिया को वो जर्मनी से मिला लिया, एक साथ कर लिया 1938 में। और एक स्लोगन दिया कि वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, यानी एक लोगों पर एक ही शासक होगा और एक ही नेता, मतलब एक ही अंपायर, एक ही साम्राज्य होगा और एक ही नेता होगा, ऐसा उसने नारा दिया। और उसके बाद उसने किया क्या कि जो जर्मन स्पीकिंग स्कैमलैंड थे, जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड्स को उसने केजोस्लोवाकिया से छीन लिया और उसने उसको अपने कंट्री में मिला लिया। और इस सब में इंग्लैंड का बिना कहे सपोर्ट प्राप्त था, किसको, तो जर्मनी को, जो कि मानता था इंग्लैंड कि वर्साइल वर्डिक्ट जो है वो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा हरास कर रहा है। अब ये बहुत जल्दी उसे जो सक्सेस प्राप्त हुई, क्विक सक्सेस जो प्राप्त हुई घर में भी और विदेशों में भी, जिसके कारण उस देश का भाग्य जो था वो बहुत तेज़ी से बदल रहा था। हिटलर यहीं नहीं रुका। अब सैचेस जो इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि वो क्या कर रहा है कि रिटायरमेंट यानी पुनर्स्त्रीकरण पर वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिस कारण क्या हो सकता है कि वहाँ का जो आर्थिक घाटा लग सकता है देश को। अब जो भी चिंतित लोग थे वो नाजी जर्मनी में उनका कोई जगह नहीं था। और ये जो सैचेस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी, लेकिन फिर भी इनको जर्मनी छोड़ना पड़ा। और हिटलर ने अब क्या कोशिश किया कि किस तरीके से वो अपना जो आर्थिक गतिविधि है उसको बढ़ाया जाए, तो उसने युद्ध का तरीका अपनाया, जिसके कारण उसने सोचा कि हमारा जो देश का आर्थिक स्थिति है वो युद्ध से ही सुदृढ़ होगा, वो अच्छा होगा। तो इसके लिए उसने किया क्या कि इकोनॉमिक क्राइसिस से उसने पार पाने के लिए ऐसा किया। तो वो अपना जो टेरिटरी था, अपना जो राज्य था, उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और जो दूसरे जगह थे वहाँ से रिसोर्स पर जो स्रोत थे उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया और जब ये जो वार स्टार्ट हुआ तो ये किसके साथ, तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसे युद्ध करना पड़ा। और सितंबर 1940 में ट्रिपाइट समझौता जो कि साइन किया गया किसके बीच में, तो जर्मनी, इटली, जापान के बीच में, और जिसके कारण हिटलर जो था वो अंतर्राष्ट्रीय पावर के तौर पे मजबूत हो गया। और जो भी कठपुतली वाले, मतलब जो भी देश थे, यानी कि
वैसे कठपुतली वाला क्यों? क्योंकि जो नाजी जर्मनी के सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे यूरोप के पार्ट में वो खुद फैल गए और 1940 के अंत तक हिटलर जो था वो अपने सत्ता का यानी अपने शक्ति का चरम पर पहुंच गया था, यानी कि उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त हो गया था, शक्ति प्राप्त हो गई थी। हिटलर अब चाहता था कि वो क्या करे कि लॉन्ग टर्म एम, उसका उद्देश्य हो गया था कि ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा जमाया जाए। अब वो चाहता था कि वहाँ के जो लोग हैं उसके देश के, उन्हें बराबर फूड सप्लाई मिलते रहे, यानी भोजन की प्राप्ति होते रहे और रहने के लिए भी जगह हो, किनके लिए? तो जर्मन के लिए। इसलिए उसने अटैक किया सोवियत यूनियन पे। कब? तो जून 1941 में सोवियत यूनियन पे उसने हमला कर दिया और यही जो था उसका हिस्टोरिक ब्लंडर था, यानी सबसे बड़ा ऐतिहासिक गलती। हिटलर जो था वो एक्सपोज्ड हो गया जर्मन वेस्टर्न के सामने और जर्मन वेस्टर्न में ब्रिटिश ने क्या किया कि हवाई बमबारी शुरू कर दी और वहाँ का जो पूर्वी क्षेत्र था वहाँ पावरफुल सोवियत आर्मी ने हमला कर दिया, यानी दो देश मिलकर के अब जर्मनी पे हमला कर दिए थे। अब सोवियत का जो रेड आर्मी था वो वहाँ के जर्मनी के जो उन लोग थे, मतलब वहाँ के जो सोल्जर्स थे, उनको क्रश करना शुरू कर दिया, हरा दिया जर्मनी को। कहाँ? तो स्टिंगलार्ड में। और उसके बाद सोवियत आर्मी जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको वहाँ से भगाती रही, हमेशा भगाते भगाते, और बर्लिन के हर्ट में जब तक नहीं पहुँच गई तब तक उनको भगाती रही। और सोवियत ने अपना आधिपत्य ईस्टर्न यानी कि पूरे ईस्टर्न यूरोप पर लगभग हाफ सेंचुरी, उसके बाद यानी हाफ सेंचुरी लगभग 50 सालों तक वहाँ अपना कब्जा जमाए रखा, 50 सालों तक। जबकि यूएसए जो था वो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था इस वार में वो नहीं चाहता था कि मैं शामिल हूँ, क्योंकि हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक उसे समस्या आ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। लेकिन वो इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाया, इस युद्ध में उसे बहुत ज़्यादा दिनों तक वो दूर नहीं रह पाया, क्योंकि जब जापान ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया पूर्वी क्षेत्रों में, उसने क्या किया कि कब्जा कर लिया फ्रेंच इंडो चाइना के क्षेत्र में, और उसने प्लान करना शुरू कर दिया कि अब जो यूएस नेवल बेस है, यानी कि जो यूएस का जो जहाज, जो यूएस की जो नेवी के बेस हैं, उन पर भी अटैक करे, यानी प्रशांत महासागर में जो यूएस नेवल बेस थे उस पर भी अटैक करने का सोचने लगा। किसने? तो जापान ने। तो जब जापान ने अपना पावर बढ़ाना शुरू कर दिया, किसके सपोर्ट में? तो हिटलर के सपोर्ट में। उसने यूएस बेस जो पीरल हार्बर है, पीरल बंदरगाह है, वहाँ पे जब बम गिराया तब यूएस ने, यानी अमेरिका, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार में प्रवेश किया। और वार जो था, ये युद्ध, वो मई 1945 में समाप्त हुआ हिटलर के हार के साथ। और यूएस ने क्या किया कि हिरोशिमा जो कि जापान में है, वहाँ एटम बम गिरा दिया था इसी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। और इस ब्रीफ अकाउंट, मतलब ये जो संक्षेप में हमने कहानी पढ़ा सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, अब इसके बाद हम लोग फिर से वापस लौटेंगे हेलमुथ और उसके पिता के कहानी, जो कि नाजी क्रिमिनलिटी जो युद्ध के दौरान हुई थी, उसके बारे में हम लोग फिर से लौटेंगे। तो यहाँ पेपर में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हिटलर रिपोर्टेड डेथ, आयरन रूल इन जर्मनी, ये सब। तो अब नाजी वर्ल्ड व्यू जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यानी इसका पार्ट 3 में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।